हम लोग वीडियो जब बना रहे थे तो मैंने उनसे बोला था, मैंने कहा अगर इसमें 1 वीक के अंदर 500 प्लस व्यूज़ नहीं आए तो हम लोग नहीं करेंगे फिर। एक क्वेश्चन है जिसे मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। उसको सॉल्व करने में मेरे पसीने छूट गए हैं। अब मैं सोचती हूँ कि यार मैंने जितना अटेम्प्ट किया है इतने में मैं पास हो पाऊंगी या नहीं, और इसी पैनिक के बीच में घंटी बज जाती है, एग्जाम खत्म हो जाता है और उसी के साथ मेरी आंख भी खुल जाती है, मेरी नींद खुल जाती है। मैंने मैथमेटिक्स 10th क्लास तक पढ़ी है, लेकिन इसमें फेल होने का सपना, कसम से बता रही हूँ, मुझे आज तक आता है। हम सभी, हमारे जीवन में एक ना एक सब्जेक्ट ऐसा जरूर होता है जिससे हमारे पसीने छूटते हैं, मगर हम सभी के जीवन में एक ना एक ऐसा टीचर भी जरूर होता है जो कई सब्जेक्ट्स के डर हमारे मन से खत्म कर देते हैं। ऐसे ही एक टीचर आज हमारे साथ है। काशिफ, स्वागत है आपका योर स्टोरी हिंदी में। थैंक यू प्रतीक्षा। अपना इंट्रोडक्शन भी मैं आपको दे देती हूँ। मेरा नाम प्रतीक्षा है। आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी का स्पेशल शो कलाकार प्राइवेट लिमिटेड। ये वो शो है जिसमें हम अलग अलग फील्ड से कंटेंट क्रिएटर्स को आपके पास लेकर आते हैं और हम उनसे बात करते हैं, उनसे उनके कंटेंट क्रिएशन का और हर चीज़ें वो मैनेज कैसे करते हैं उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। काशिफ से भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया। वो डियर सर एक यूट्यूब चैनल है। अगर आप स्टूडेंट हैं, बोर्ड्स की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर आपका सामना इनसे हुआ ही होगा। इनके ढेर सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, मिलियंस में इनके व्यूज़ हैं और लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक 13.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो मैंने लास्ट देखे थे वो थे। तो बातचीत ज़्यादा बिना हम देर किए इनसे बातचीत शुरू करते हैं। आपके चैनल पे बाद में जाऊंगी, पहले मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल लाइफ जानने में। आपकी बिगिनिंग्स कैसे रही, आप कहाँ पले बढ़े, क्या पढ़ाई की, हायर एजुकेशन कैसी हुई, बिकॉज स्टूडेंट्स ना हमेशा टीचर्स की पर्सनैलिटी से भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं। सो मैं ये जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं सभी देखने वालों का और अपने बच्चों का सभी को एक वेलकम कहना चाहता हूँ, हेलो कहना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में, अपने करियर में लगे हुए होंगे। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरी लाइफ भी रोलर कोस्टर रही है बिल्कुल, और जो सोचा नहीं था वो कर रहे हैं, जो सोचा था वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि कभी हम लोगों ने कभी गिव अप नहीं किया। हम लोगों का फैमिली का ही एक ऐसा बैकग्राउंड था जहाँ पे मोटिवेशन की कमी नहीं थी, कि सपोर्टिव थे सभी लोग। टीचर्स, मेरे खुद के टीचर्स बड़े सपोर्टिव थे। तो मेरा बचपन जो गुजरा था, जहाँ मैं पैदा हुआ, मौजपुर में मैं पैदा हुआ, जो कि एक दिल्ली का इलाका है। और स्कूल था, बड़ा प्यारा सा स्कूल था जहाँ पे मेरे बाकी बहन भाई भी पढ़ते थे, हम लोग के कजिन्स भी पढ़ते थे और स्कूल से ही प्यार था और शायद डर के मारे भी पढ़ाई कर लेते थे। तो क्या होता था कि जब आप बड़े सीधे साधे होते हो, बड़े ओबीडियंट स्टूडेंट होते हो, तो आप सबका कहना सुनते हो। तो वही होता था कि स्कूल में अगर टीचर ने क्लास वर्क फॉर लर्न लिखा तो क्लास वर्क फॉर लर्न होता था और उससे बड़ा बेनिफिट होता था। जब यूनिट टेस्ट आते थे, जिसे SA1 आजकल के बच्चे कहते हैं, या एग्जाम आते थे, तो ऐसा लगता था ये तो हलवा है, ये तो CW फॉर लर्न हमने पहले ही किया था, तो हमें क्या जरूरत है। तो कभी किसी टेस्ट से डर नहीं लगा। उसका फायदा ये हुआ कि क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स आने लगे और एक छवि बन गई, एक इमेज बन गई कि ये तो बच्चा टॉपर है। लेकिन शुरू से बोलने का बड़ा कम क्रेज था बचपन में, बहुत कम बोलना किसी से भी। लेकिन धीरे धीरे हुआ ये कि स्कूल्स के अंदर जो कंपटीशन होते थे उसमें अच्छा बच्चा होता है तो उससे कहा जाता है पार्टिसिपेट करो। और जैसे मैं सीधा साधा सा था तो मुझे स्पीच के लिए ज़्यादा कहा जाता था कि आप स्पीच दे देना। स्पीच देने का भी सिलसिला शुरू हुआ तो अपने स्टाइल में किया। हम लोगों के टाइम पे क्या होता था, स्पीच देते थे तो बच्चों के हाथ में ना ऐसे एक चीट शीट टाइप की सी होती थी, एक पेपर होता था और जिसके अंदर, जैसे मेरे पास है अभी उसमें से देखकर वो कुछ बोल देते थे या फिर एक सेफर साइड के लिए रख लेते थे कि कहीं अगर अटके तो इसमें से देख के बोल देंगे, परफॉर्मेंस खराब नहीं होगी। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी स्पीच दी तो मेरे माइंड में ये था कि इफ यू आर जस्ट डिलीवरिंग अ स्पीच देन यू डोंट नीड टू कैरी अ पेपर। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो अपना स्टाइल था और वही मैंने किया। मैंने खूब अच्छे से याद किया। मुझे आज भी याद है वो स्पीच थी डिसिप्लिन एंड गुड मैनर्स के ऊपर, जो मुझे अभी भी याद है। और उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि स्टेज फियर तो कहीं नहीं है, बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करते करते आगे बात बढ़ती चली गई, पढ़ाई करते रहे, वही चीज़ कंटिन्यू रही कि बस पढ़ाई करनी है, ज़्यादा शौक नहीं है। लेकिन साथ साथ जो ये स्टेज परफॉर्मेंस थी ये होती रही। स्पीच देना एक्सटेम्परी होता है। एक्सटेम्परी मुझे ऐसा लगता है बच्चों के साथ करवाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सटेम्परी में एक बॉल के अंदर आपको स्लिप्स डाल दी जाती है और कहा जाता है इसमें से चूज कीजिए, जो टॉपिक आएगा आपको उस पर बोलना है।
अब बच्चे लोग इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं। मेरी तो प्रैक्टिस अपने आप हो रही होती थी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी टॉपिक उठाया, अब आपको बोलना है, 2 मिनट तक बोलना है उसके ऊपर। सो ये अपने आप में इतना प्रेशर, छोटा सा बच्चा होगा कोई 14-15 साल के बच्चे के ऊपर ऐसे प्रेशर आता है कि उसे स्टेज पे जज बैठे हुए हैं सामने। लेकिन उससे क्या होता है कि फिर आपका पोटेंशियल निकल के आता है, और पोटेंशियल निकला, उससे फ़ायदा ये हुआ कि प्राइजेज़ आते थे स्कूल टाइम पे ही, तो पढ़ाई में भी अच्छे चल रहे थे, ठीक-ठाक हो रहा था। साथ में ये चीज़ें भी चलती हुई आ रही थी। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर कंटेंट क्रिएशन की मेरी शुरुआत होती है, तो उसका क्रेडिट जाता है उन स्पीचेज़ को, उन कॉम्पिटिशन्स को जो मैं स्कूल टाइम से करता हुआ आया था। ताकि क्योंकि मुझे आ गया था कि एट अ टाइम आपको कैसे अपने अंदर क्रिएटिविटी लानी, कोई चीज़ कैसे सोचनी है किसी भी टॉपिक के बारे में, और कैसे उसे डिलीवर करना है। सो ये एक कह सकते हैं इनफॉर्मल मैनर में तो मैं सीख चुका था। इस टीचिंग में कैसे आना हुआ, और कॉलेज एजुकेशन कैसी हुई? क्या कॉलेज एजुकेशन जो हुई वो टीचिंग को ध्यान में रख के हुई? आपने अभी बोला कि जो सोचा था वो नहीं हुआ, जो नहीं सोचा था वो हुआ, तो ये क्या कहानी है? कहीं न कहीं मुझे अच्छा लगता था कि मैं एक डबिंग आर्टिस्ट जिसे कहते हैं वो बनूँ। लेकिन उस फ़ील्ड को एक्सप्लोर करने का कॉन्फिडेंस नहीं था, रास्ता नहीं पता था कि कैसे इस फ़ील्ड में जाया जाता है। और फिर हर बच्चे के अंदर होता है कि वो एक सेफ़र साइड लेना चाहते हैं, उन्हें करियर की सिक्योरिटी चाहिए होती है, जो इस फ़ील्ड में, आर्टिस्टिक फ़ील्ड में आई थिंक कहीं थोड़ी कम होती है। इसीलिए सीए भी जॉइन किया था। सीए में मैंने सुना था कि उनके एक साइन चलते हैं और साइन करने से ही सब काम हो जाता है। वो बाद में पता चला ऐसा नहीं होता। ये मिथ है। तो सीए मैंने जॉइन कर लिया था, और टचवुड सीए एंट्रेंस मैंने फर्स्ट टाइम दिया और मेरा क्रैक हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई थी। कोचिंग स्टार्ट हुई हमारी, तो मैं कोचिंग जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली मुझे एक डिजीज़ हुई, और जिसकी वजह से सीए पे भी ब्रेक लगा, बाकी चीज़ों में ब्रेक लगा, और फिर पढ़ाई के टच से बहुत दूर हो गए। तकरीबन 1 डेढ़ साल लगा उस चीज़ में कि मैं रिकवर हो पाया। लेकिन कुछ और तो आता नहीं था, पढ़ ही सकते थे, और किसी चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं था, तो सोचा सीए को ही कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि जहाँ पे मुझे लगा कि आई कैन नॉट बी अ बर्डन ऑन माय फैमिली, और उस चीज़ से एक मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन मिला कि अब कर क्या सकता हूँ मैं। तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि व्हाई डोंट यू टेक कोचिंग क्लासेस, तुम खुद की ट्यूशन क्लास लो ना, थोड़ा अपना तुम करना चाहते हो कर लो। सो क्लासेस लेनी शुरू की। अब आई नेवर वांटेड टू बी अ टीचर एक्चुअली। कभी मुझे टीचिंग प्रोफेशन में नहीं जाना था, दो मुझे बोला जाता था कि टीचर बनो, तुम्हारी पर्सनैलिटी वो है, बोरिंग से आदमी उठ के बन जाओ। मुझे हमेशा लगता था कि कुछ स्किलफुल होना चाहिए, कुछ स्किलफुल होना चाहिए, जो मैं आज भी बोलता हूँ। टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन। तो इसके लिए मैंने ट्यूशन, छोटा सा ट्यूशन सेंटर खोला, जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज भी नहीं थे। और ऐसे ट्यूशन सेंटर से जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, ऑल्दो नहीं था इंटरेस्टेड, लेकिन जब कुछ कर रहे होते हो, मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि या तो करो मत या करो। अगर कर रहे हो तो फिर अपना बेस्ट दो, और उसमें बेस्ट बनने की कोशिश करो, एटलीस्ट गिव अप मत करो फिर। तो मैंने वही किया कि जो मुझे लगता था टीचिंग किस तरह से होनी चाहिए। मुझे इंग्लिश ग्रामर खास तौर से मुझे बड़ी कूल लगती थी यार, ग्रामर पढ़ाना है, लोग गलती करते हैं, बड़ी सिली मिस्टेक्स करते हैं, क्यों करते हैं पता नहीं। सो वो चीज़ मैंने स्टार्ट की, और उसमें आई वाज जस्ट रियल। मैं बहुत रियल था। जैसे तरीका तो ये होता है ना, टीचर को इस सब्जेक्ट को मुश्किल बताना पड़ता है कि बड़ा टफ है, मत पढ़ो, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके लिए कोर्सेज बनाते हैं, फीस लेते हैं, सालों साल लग जाते हैं। मैं वो नहीं कर सका। एक शेर है उर्दू में कि जो देखता हूँ वही कहने का आदी हूँ, मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। वही चीज़ थी कि मुझे जो चीज़ जैसे समझ में आई मैंने वैसे की, और उस चक्कर में शायद इंग्लिश का डर लोगों का खत्म हुआ, जिससे बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था। पर्पस ये होता था कि बच्चे का चेंज देखना। तो एक जिसे कह सकते हैं ना, एक भूख बन गई थी। इवन आप यकीन नहीं करोगे, एक 5th क्लास का बच्चा था, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा मेरे पास आता था, छोटा सा बच्चा था, और मैं ये नहीं कह सकता बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड था, ऐसा भी नहीं था। वो आता था, डेली आता था, और धीरे धीरे मैंने उसके अंदर चेंजेस देखे कि आफ्टर 3 मंथ्स और सो वो वाकई में बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगा, इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने लगा। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं काफ़ी फेमस था कि जो बहुत छोटा बच्चा है ये उसको भी बढ़ा देगा। तो इतनी सारी टीचिंग के बाद फाइनली ये एक यूट्यूब चैनल शुरू करने का आइडिया कैसे आया? और जैसा कि हमारी पहले बात हो रही थी, आपने बताया था कि 2 को-फाउंडर्स और हैं। को-फाउंडर्स से कैसे मिलना हुआ, कैसे आप उनको किस तरीके से जानते हैं, किस तरह से चैनल शुरू हुआ, तो वो पूरा प्रोसेस मैं जानना चाहूँगी। जो दोनों को-फाउंडर्स हैं वो मेरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोग स्कूल में साथ थे, 11th 12th ओनली। लेकिन जब मैं पढ़ाने लगा था तो कोचिंग के अंदर मेरे इन दोनों दोस्तों को भी पता चला कि मैं पढ़ाता इस तरह से। हम लोग ऐसे रैंडम बात होते हुए, तो हमारे एक जो को-फाउंडर्स में से एक हैं वकास, मेरी पहले उनसे मुलाकात हुई, तो हम लोगों ने ऐसे ही डिस्कस करते हुए एक आइडिया रखा कि भाई क्यों ना हम लोग इसको यूट्यूब पे डालें। अब उस ज़माने में तो टूल भी नहीं थे बहुत ज़्यादा, तो हम लोगों ने आईफ़ोन से
वीडियो ये बनाया। 2016 की बात 2016 की बात है। तो मैं अपने कोचिंग से मतलब अपने ऑफिस से आता था, क्लासेस करता था, और हम लोगों ने ऐसे फिर हमारा फर्स्ट वीडियो शायद रात के 10-11 बजे मेरे ही सेंटर पे हम लोगों ने शूट किया था, जिसमें आदिल भी साथ में ही आ गए थे। आपको बहुत सरप्राइज़ हुआ ये जान के कि हम लोगों को ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मुझे आज भी याद है कि हम लोग वीडियो जब बना रहे थे, 2-3 वीडियो बनाई थी, तो मैं बैठा हुआ था, मैंने उनसे बोला था, मैंने कहा अगर इसमें 1 वीक के अंदर 500 प्लस व्यूज़ नहीं आए तो हम लोग नहीं करेंगे, फिर हमें पता चला हम इस लायक नहीं है। लेकिन उस पे आई थिंक 5000 या 10,000 व्यूज़ आए थे फिर, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बना था। इस तरह से एक मोटिवेशन मिल गया कि हमने एक टारगेट सेट किया कि ये तो अचीव करना ही करना है, और उस टारगेट को फिर मीट किया, और तो फिर कॉन्फिडेंस अपने आप आया, और फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो जो हमारे दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि 2 को फाउंडर्स हैं काशिफ के साथ, वकास जो आई थिंक बिजनेस साइड पूरा देख रहे हैं, बैकएंड में ज़्यादा रहते हैं, वो कैमरे पे नहीं दिखते हैं, और आदिल है जो मैथ्स पढ़ाते हैं, और आप इंग्लिश पढ़ाते हैं। चैनल का जो आपका नाम है बहुत सिंपल है, बहुत कैची है, ये नाम की क्या स्टोरी है? मुझे आज भी याद नहीं आता कि इस पे हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया हो। बहुत ज़्यादा डिस्कशन हम लोगों ने नहीं किया था। आई थिंक शायद उसका रीज़न ये रहा था कि चैनल के नाम से ज़्यादा फोकस था कि हम जो काम कर रहे हैं वो चल रहा है कि नहीं। नाम तो कुछ भी हो जाएगा। तो उस वक्त पे ये रियलाइज़ नहीं था कि ये नाम इतना ज़्यादा पॉपुलर होगा, या लोग इसे इतना पसंद करेंगे, इसको इतना क्रिएटिव मानेंगे। जो आप शुरुआती आपने बताया वीडियो के 5-10 हज़ार व्यूज़ जो आए, वो मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट की बात होती है कि आप पहला वीडियो डालें और वो उस पर 10 के व्यूज़ आ जाएं 1 वीक के अंदर। सब इतने खुशनसीब नहीं होते। और बाकी फिर आपने शुरुआती रिस्पॉन्स फिर कैसा रहा वीडियोस का? फिर आपने धीरे धीरे और वीडियोस डालने शुरू किए, कैसे आपने तय किया कि ये फ्रीक्वेंसी रखेंगे, इतने वीडियोस बनाएंगे? तो उस ज़माने में कंपेटिटिव एग्जाम होता है एक DSSB का। इनिशियली हमने मैथमेटिक्स के वीडियोस डाले DSSB में, जो ट्रिक्स वगैरह यूज होती हैं, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया हम लोगों का। और जब हमने उस पर रिस्पॉन्स देखा, हमने कहा इसमें इंग्लिश क्या आती देखें तो सही। हम लोगों ने फिर इंग्लिश में भी कंपटीशन का जो सिलेबस कवर होता है उसको पढ़ाना शुरू किया, उसके ट्रिक्स बताए, साथ ही मैथमेटिक्स के भी कंपटीशन के ट्रिक्स के वीडियोस बनाए, जिस पे बहुत सही रिस्पॉन्स था। एक ऐसा वीडियो है जो आई थिंक जिसे हमने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया था, और दैट इज़ द लॉन्गेस्ट एजुकेशनल वीडियो विद मैक्सिमम व्यूज़। इतना लंबा वीडियो, 2 घंटे का वीडियो कोई नहीं देखता एजुकेशन का, और उस पे आई थिंक मोर देन 5.5 करोड़ व्यूज़ हैं, एंड स्टिल इट्स रनिंग सक्सेसफुली। जिसके अंदर आप कमेंट्स देखते हो तो लोग बोलते हैं सर वीडियो देखने के बाद लाइफ बदल गई, टेंस का डर खत्म हुआ, ये हुआ वो हुआ। सो वहाँ से हमें लगता है कि बहुत मोटिवेशन आता है। कुछ भी करो अपने स्टाइल में करने का सोचा था। उस ज़माने में कोई लंबी वीडियो बनाता ही नहीं था, और ये सोचते हुए, जिसे कह सकते हैं एक रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या रिस्पॉन्स आएगा पता भी नहीं। तो हम लोगों ने आई थिंक 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने से पहले वो वीडियो शूट करना शुरू किया था, और बहुत दिन लगे थे क्योंकि मैं ऑफिस होता था, ऑफिस से आता था, संडे ऑफ मिलता था मेनली, तो वो 3-4 संडेज लगे मेरे उसमें आके शूट करना। आप अगर उस वीडियो को देखोगे भी तो उसमें गेटअप भी चेंज हो गया। एक चीज़ क्लियर रखी कि स्टूडेंट को फायदा देना, या जो भी देख रहा है हमारा व्यूअर, उसको फायदा होना चाहिए। व्यूज तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो आपसे कनेक्ट नहीं करेगा। खुशी इस बात से ज्यादा होती है कि लोगों को बेनिफिट होता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ग्रामर देख के, सिर्फ हमारी ग्रामर देख के कुछ लोग तो एग्जाम देने जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है फिर। तो अभी कितनी एडिटिंग लग जाती होगी एक वीडियो में? एडिटिंग बहुत ज़्यादा लग जाती है, बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो होती है, कोई फनी वीडियो होती है, उसी जैसा हमारा भी काम है। और उसका रीज़न है कि हम लोग ना बहुत चीज़ों को ऐसे नहीं रखते कि बस आए बोला चले गए। पर्पस माइंड में ये होता है कि अगर कोई स्टूडेंट है, कोई ऐसा बच्चा है जो सबसे कमज़ोर है पढ़ाई में, जो बिल्कुल नहीं समझ पाता, और उसमें ना हमें उससे हमदर्दी होनी चाहिए। कोई भी नालायक नहीं होता, एक्चुअली सबका अपना अपना एक IQ लेवल होता है, चीज़ों को ग्रैब करने का, कैच करने का, सबकी अपनी अपनी पार होती है। अगर क्लास का सबसे कमज़ोर बच्चा मुझे देख रहा है, क्या उसको समझ में आएगा? अगर जवाब आता है हाँ, तो देन कंटेंट डन है, अच्छा है। अगर नहीं, उसे दोबारा करेंगे, और उसको करने का स्टाइल भी फिर बदलता है। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा क्रोमा शूट करते हैं। क्रोमा का अगर बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जिसके अंदर आप देखते हो शेर, हाथी, घोड़े सब आ जाते हैं, डायनासोर्स तक लेके आए हम लोग। शाहरुख खान, डायनासोर्स, गाड़ियाँ, सब कुछ आ जाती है वहाँ पे। वो इसलिए होता था कि अगर कोई बहुत ही ऐसा बच्चा जिसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, वो चाहता है किसी तरह 12th ही कर लूँ यार मैं, कुछ भी, तो वो देख रहा हो ना तो कनेक्ट हो जाए। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से अपने व्यूअर को कनेक्ट कर दें कि हाँ ये रियल लाइफ में ऐसा होता है, भाई देख ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी है, बिल्कुल। वेदर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वी मेक श्योर कि हम उसे इतनी ईजी वे में बताएं कि कोई भी कहे ओके यस और नो, दैट्स इट। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि एक डेकोरम मेंटेन रहनी चाहिए,
जो टीचिंग प्रोफेशन की डेकोरम है वो हम लोग मेंटेन करके रखते हैं कि मजाक भी हो, सब कुछ हो, लेकिन एक डेकोरम में रहते हुए। टॉकिंग अबाउट टीचिंग, टॉपिक्स कैसे तय कर पाते हैं, क्योंकि टॉपिक्स इतने ज़्यादा हैं और उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स इतने ज़्यादा हैं। ये एक्चुअली दिस इज द मिक्स ऑफ द डिमांड एंड व्हाट आई फील इनसाइड। ये दोनों का एक मिक्स रहता है। अगर मैं सिर्फ बच्चों के या क्राउड के अकॉर्डिंग चले जाऊं तो बहुत लोगों ने तो मुझे ये भी बोल रखा था, ये क्या टीचिंग वीचिंग कराते रहे, तो प्रैंक वीडियो बना बहुत चलेंगे। तो वो नहीं होता हमसे। जैसे मुझसे कई लोग बोलते हैं व्लॉगिंग करो, नहीं आती वो चीज़। सो डिमांड के हिसाब से अगर फुली चलने लगे तो वो टॉपिक्स भी पढ़ाने पड़ जाएंगे जो जिनका कोई ज़्यादा वर्थ नहीं है, जिनसे बहुत कम लोगों को फायदा है। इफ़ यू आर हैविंग मोर देन 13 मिलियन पीपल विथ यू, देन यू कैन नॉट बी सो सिलेक्टिव। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सिर्फ आप स्कूल का पढ़ा दोगे या सिर्फ एक ही चीज़ को देखोगे। आपको ना चीज़ों को थोड़ा वाइडर एंगल में देखना पड़ेगा कि अगर मैं कोई टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, उसका फ़ायदा कितने लोगों को पहुँचेगा। जैसे मैं अगर इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि मुझे स्पोकन का भी बहुत सारा क्राउड है हमारा, आइल्स का बहुत सारा क्राउड आ जाता है, हमारे स्कूल एग्जाम 9 to 12 ये सारे हैं हमारे पास। फिर कंपटीशन के बच्चे भी देख रहे होते हैं ग्रामर के वीडियोज़, यहाँ तक कि यूपीएससी के बच्चे तक देख रहे होते हैं। अब उन लोगों को ग्रामर चाहिए, उन लोगों को स्कूल का लिटरेचर चाहिए, उधर स्पोकन वाले बोल रहे हैं हमें कोई इंटरव्यू के टिप्स। अब वो सारी चीज़ों को कंपाइल करने का यही तरीका रहता है कि टाइम सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम सिचुएशन चल रही है, हमारी बच्चों के बोर्ड्स हैं, सो हमारी प्रायोरिटी उन पे जाएगी कि बच्चों के बोर्ड्स हैं, उनको हेल्प करनी है, उनके लाइव भी आके खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी थोड़ा सा कूलिंग पीरियड चल रहा है, बच्चों के वेकेशन है, कुछ है, तो अब हमारे ग्रामर या फिर हम स्पोकन की तरफ चले जाएं, या फिर और अदर चीज़ें जिनमें हम काम कर सकते हैं, जो हमारे से कनेक्टेड क्राउड है उनके लिए काम करें। सो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। फिर और उसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, एज यू सेड। सब टॉपिक्स में मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि मुझे क्या फील हो रहा है, व्हाट आई फील इनसाइड, कि हाँ ये टॉपिक ज़्यादा आ सकता है एग्जाम में, या इससे बच्चों को ज़्यादा फायदा होगा अगर ये मैं दे देता हूँ, तो वो मैं टोटली खुद जो फील कर रहा होता हूँ एट द मोमेंट वो मैं कर देता हूँ। और उसमें फिर जब मन से आप कोई काम करते हो, मैं हमेशा से कहता हूँ कि इमोशंस के साथ की गई चीज़ें ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं। मैं बस बेसिक सा एक आइडिया चाहती हूँ कि कितने लोगों का आपका स्टाफ है, कितने लोग लगते हैं 3 को फाउंडर्स के अलावा? आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारी जो कंटेंट क्रिएशन होता है वो हम लोग खुद ही देख रहे होते हैं। वो उसमें किसी और कंटेंट राइटर से हम कुछ नहीं लिखवाते हैं, वो सब हमारा ही होता है, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। उसका रीज़न है कि अगर हम किसी और का लिखा हुआ पढ़ने लगे सिर्फ, तो उसमें वो बात नहीं रहेगी। वो एफर्ट्स आपको खुद ही लगाने पड़ेंगे, उस मेहनत से आप नहीं भाग सकते हो। एंड आई थिंक यही चीज़ है जो हमें थोड़ा अलग बना रखा है, जो हम थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। एडिटिंग बाहर रहती है, बाकी की और चीज़ें छोटी मोटी होती है वो बाहर होती है। कोई भी टॉपिक के लिए प्रिपेयर करने में आपको कितना वक्त लग जाता है? आपके सोर्सेस क्या रहते हैं? डिपेंड करता है टॉपिक क्या है। कभी कभी अगर मुझे लगता है कि मैं यहाँ सेटिस्फाई नहीं हूँ इस टॉपिक से, मैं कभी कभी 1 महीना डिले कर देता हूँ उस टॉपिक को, कि जब तक मैं इस चीज़ को क्लियरली नहीं बता पाऊंगा, जब तक मुझे लगेगा कि नहीं यार ये मज़ा नहीं आएगा इसमें, इसको इस तरह से करने में, मैं वो टॉपिक नहीं पढ़ाता हूँ। तो टॉपिक चूज करने में टिपिकली तो देखा जाए तो 2 से 3 दिन लगते हैं उसकी रिसर्च करने में। सोर्सेस का ये रहता है कि जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल सीबीएसई का पढ़ा रहा हूँ, लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहला तो सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, वो पूरा आप गो थ्रू कर लोगे तो मुझे नहीं लगता फिर आपको कोई दिक्कत आती है कि क्या है टॉपिक के अंदर, क्या है इसकी स्टोरी, और उसको क्रिएट कैसे किया जा सकता है, और अदर ऑथर्स ने क्या लिखा हुआ है उनके बारे में। और कुछ सैम्पल पेपर्स होते हैं, हमारे पास सैम्पल पेपर्स आते हैं, तो हम लोग को देखते हैं कि बच्चों के बीच में कौन से सैम्पल पेपर्स आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं। सो उन सैम्पल पेपर्स को भी गो थ्रू कर लेते हैं कि भाई क्या लिखा हुआ है, इन लोगों ने क्या समझाया हुआ है, कैसे समझाया हुआ है। जब वो चीज़ क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ अब यही इसका बेस्ट वे हो सकता है, वो हम लोग करते हैं। पहले आपने कोचिंग पढ़ाई, फिर आप ऑनलाइन टीचिंग में गए, अब ऑनलाइन टीचिंग के बाद कोई ऑफलाइन सेंटर खोलने का प्लान है? हम बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन एजुकेटर्स को देख रहे हैं जो अब अपने ऑफलाइन सेंटर्स में जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे 2 प्लान्स हैं और जो मैं आपके साथ बहुत ही खुशी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला प्लान तो है बच्चों के लिए डियर सर की बुक, इंग्लिश की बुक पे, जिस पे मैं काम भी कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से काम चल रहा है। सेकंड, एक ट्रेनिंग सेंटर मैंने सोचा है जो मेरा जिसे कहते हैं ड्रीम ट्रेनिंग सेंटर है, वो ऐसा होना चाहिए जहाँ से बच्चे चेंज हों। उसके लिए सिस्टम बनाया जा रहा है कि कैसे क्या कर सकते हैं, कहाँ खोल सकते हैं। सो आई होप एंड आई एम होपफुल कि ऐसा एक सेंटर ज़रूर मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ जैसा मैं सोचता हूँ वैसा वो ट्रेनिंग सेंटर हो, तो जिस तरह की हमारी ऑनलाइन वीडियोज़ हैं वही क्वालिटी उन्हें ऑफलाइन मोड में बच्चों को मिले एट अ वेरी रीजनेबल रेट। तो क्या हम डियर सर को एक स्टार्टअप के फॉर्म में आगे इमेजिन कर सकते हैं, जो एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल के साथ बाजार में उतरेगा, फंडिंग खोजेगा? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक ही चीज़ हमेशा रहेगी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली,
वो होगी क्वालिटी। अगर हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करने लगेंगे तो मुझे लगता है फिर हमारा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो स्टार्टअप हमारा एक ज़रूर होगा, जहाँ पे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बच्चों को मिले कि अगर वो उससे कनेक्टेड हैं, तो उनकी लाइफ़ में चेंज आ रहा हो, उनका करियर बेटर हो रहा हो, स्टडीज़ का उनका देखने का पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल जाए। रादर देन कि हम एक कॉमर्शियल प्लेटफ़ॉर्म बना दें, जहाँ पे सिर्फ़ कोर्सेज़ की बात हो रही है और स्टूडेंट्स की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, स्टैट्स की बात हो रही है। मुझे उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि क्या फ़ायदा ऐसे स्टेट्स का, ऐसे नंबर्स का, जहाँ जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उनको आपसे फ़ायदा नहीं हो रहा। सो मैं आज भी बिलीव करता हूँ और हमेशा बिलीव करूँगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कमेंट्स की फॉर्म में आपको फीडबैक मिलता है, और ऑफलाइन में भी एक डीमेरिट मुझे ये लगता है कि कोई भी कितना ही बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उसका कोई फीडबैक इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता। जबकि बच्चों को कहना चाहिए कि हाँ, यहाँ से मैंने पढ़ा था, मेरा एग्जाम निकला, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टीचर और द प्लेटफॉर्म, कि आप उस प्लेटफॉर्म से जुड़े, क्या आपका पेपर निकल रहा है, क्या आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, क्या आपकी पढ़ाई आसान हो गई है, वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सिंस हम अब रैप अप करने की ओर बढ़ रहे हैं, सो मैंने आपका इंस्टाग्राम पेज देखा एंड मुझे ये सवाल पूछना ही है कि अगर आप एजुकेटर नहीं होते, क्या आप एक्टर होते, क्या आप किसी और फील्ड में कंटेंट क्रिएशन कर रहे होते? बिकॉज आई थिंक आपको देख के ऐसा लगता है दैट यू लव कैमरा। मेरे अंदर एक एंकरिंग करने का बड़ा शौक रहा है। अच्छा। तो मैं एंकर होता या डबिंग आर्टिस्ट होता, और या इन एनी वे, इन सम वे आई वुड बी कंटेंट क्रिएटर। मैं ज़रूर एक कंटेंट क्रिएटर तो होता ही होता। जिस तरह से ये सोशल मीडिया भी बड़ा है, सो मैं वहाँ ज़रूर काम कर रहा होता, चाहे किसी भी वे में कर रहा होता। सो वो कंटेंट और आवाज़ के व्यापार में ज़रूर होता। एग्जैक्टली, हाँ, मुझे कंटेंट और आवाज़ पे मुझे एक बिलीफ है कि ये मैं कर सकता हूँ। जैसे ओवर द टाइम काम को सिखाता है, वर्क मेक्स योर वर्कमैन। ये कोट्स नाम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन हम ना इनको पता नहीं अप्लाई नहीं करते। एंड ये चीज़ मुझे सबसे बड़ी हैरान करती है कि हम अप्लाई क्यों नहीं करते। मैंने खुद महसूस किया इनिशियली जब मैं पढ़ाता था, इंग्लिश पढ़ाता था, सो मैंने खुद के अंदर भी इन 6 साल के अंदर अपने बोलने के तरीके में, जो मुझे लगता है, मैंने काफ़ी काम किया। ऐसे जब मैंने पॉडकास्ट किए थे, अभी मैंने आपको बताया था कि पॉडकास्ट करता था, पॉडकास्ट के अंदर भी कैसे बोला जाता है, क्या टोन रहती है और कितना अच्छा लोग बोलते हैं। अब मुझे लगता है मैं कितना गंदा बोलता हूँ क्योंकि मैंने देखा लोगों को, बहुत अच्छा बोलते हैं वो लोग, बड़ा ऑसम लगते हैं जब वो सुनते हैं आप इन्हें। सो उस चीज़ पे मैंने बड़ा काम किया और वो मुझे काम नहीं सिखाया। अगर शायद मैं वो काम ना करता, मुझे पता ना चलता। बिल्कुल। एक फाइनल मैसेज जो आप योर स्टोरी के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, बच्चों को देना चाहेंगे? मैं बस उनसे ये कहना चाहूँगा कि काम करते रहो, मेहनत करते रहो। आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि लाइफ है तो प्रॉब्लम भी है, और पढ़ाई से कभी दूर मत भागो। अगर आपको कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक पसंद नहीं है, तो वो टॉपिक का शायद समझने का तरीका अलग हो सकता है, वो टॉपिक बहुत प्यारा है। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो सब बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। लाइफ में कंटिन्यू अपना काम करते रहो, मेहनत करते रहो। मेहनत करने से हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखोगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं, आई होप उनको काशिफ का जो मैसेज है वो लाउड एंड क्लियर मिल गया होगा। मैं भी एक थोड़ा सा मैसेज जोड़ देती हूँ टीचर्स के लिए। जैसा कि इस बातचीत में सामने आया, टीचिंग मेथड्स बहुत बदल गए हैं, और अगर अभी भी आपको लगता है कि बच्चों को कूटने से काम बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हमें हर रोज़ अपग्रेड करना होगा और स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी सीखें। मैंने इस वीडियो के दौरान, इस पूरे शूट के दौरान बहुत कुछ सीखा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। बहुत मज़ा आया एंड आई होप हम भविष्य में फिर मिलते रहेंगे। श्योर, इट्स माय प्लेजर। और बहुत अच्छा लगा प्रतीक्षा आपसे ही बात करके, और बड़ा मजा आया एक एंकर को, एक परफेक्ट एंकर को देख करके कैसे बातचीत की जाती है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए कंटेंट क्रिएटर के साथ। अगर आप इस वीडियो पे कोई राय देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर अपने डियर सर के लिए आपके पास कोई सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में फटाफट ज़रूर चिपका दीजिए। शुक्रिया।